अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है थ्योरेटिकल यील्ड, प्रैक्टिकल यील्ड, परसेंटेज यील्ड। क्या मतलब है इस यील्ड का, इन तीन टर्मिनोलॉजीज़ का, इन तीन वर्ड्स का। ये टॉपिक बड़ा अहम है इस एतबार से कि इसमें बड़ी प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन पता चलती है। हमें पता चलता है कि केमिस्ट्री के अंदर जो हमें चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, लिखाई जा रही हैं, उनका हम लोग कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, थ्योरेटिकल यील्ड्स का इन लफ्ज़ों का मतलब क्या है। पहले तो सबसे आसान तरीन अल्फाज पे अगर हम चले जाएं तो नाम से पता चल रहा है थ्योरी है, यानी कोई ऐसी चीज़ है जो कि रियल प्रैक्टिस में एग्जिस्ट नहीं करती, बस उसकी एग्जिस्टेंस मौजूद है इन टर्म्स ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज है कुछ। प्रैक्टिकल यील्ड्स पता चल रहा है कोई चीज़ प्रैक्टिकल कोई चीज़ है, यानी करके दिखानी पड़ेगी। परसेंटेज यील्ड, ये इन दोनों का एक डिफरेंस है। जैसे आपके मार्क्स ऑब्टेन होते हैं, टोटल मार्क्स होते हैं, ये उस तरह के सेंस में कोई चीज़ आपके पास जा रही है। तो हमारे पास जो भी चीज़ बनती है, जो भी हम कैलकुलेशंस करते हैं कि इतनी चीज़ हमें मिलेगी, इतना प्रोडक्ट हमें मिलेगा, उसको हम यील्ड कहते हैं। यील्ड बुनियादी तौर पे क्या चीज़ है, जो भी हमारे पास रिएक्टेंट, लिमिटिंग रिएक्टेंट हमारे पास बनता है या होता है, उसकी मदद से जो एक्चुअल अमाउंट मिल रहा है सब्सटेंस का, प्रोडक्ट का, उसको हम लोग यील्ड कह रहे हैं। इससे क्रॉप्स में भी आप समझ सकते हैं, जैसे हमारे पास मुख्तलिफ़ क्रॉप्स होते हैं। कोई लैंड है जहाँ पे हमने कोई चीज़ उगाई है, कुछ दरख्त हैं, पौधे हैं, उसको भी हम यील्ड कह देते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना मज़ीद वक्त ज़ाया किए बगैर थ्योरेटिकल यील्ड के ऊपर। थ्योरेटिकल यील्ड को हम कैसे समझाते हैं, हम कहते हैं द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बाय बैलेंस केमिकल रिएक्शन बाय यूजिंग इट्स लिमिटिंग रिएक्टेंट इज नोन एज थ्योरेटिकल यील्ड। यानी कि एक ऐसी चीज़ है जिसको हम लोग थ्योरी में कैलकुलेट कर रहे होते हैं, और इसको जो हम थ्योरी के अंदर कैलकुलेट कर रहे होते हैं, इसकी कैलकुलेशन किन बेसिस के ऊपर होती है। तो इसकी जो कैलकुलेशन है वो इस बात के ऊपर डिपेंडेंट है कि लेट सपोज आपके पास एक इक्वेशन है, उसमें रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से हमारे पास क्या फॉर्म हो रहा है, प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रही है, और इस प्रोडक्ट फॉर्मेशन के अंदर क्या चीज़ इन्वॉल्व है, केमिकल रिएक्शन है। और इस पूरे केमिकल रिएक्शन को कौन प्रोसेस कर रहा है, ज़ाहिर है कोई बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी। या जिस भी तरीके से आपने काम किया, बस आपने एक थ्योरेटिकल नॉलेज दे दी है कि भाई अगर आप इतना रिएक्टेंट करें, इस्तेमाल करेंगे, इतना प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा। इतना रिएक्टेंट इस्तेमाल करना है, इतना प्रोडक्ट तैयार होना है, ये चीज़ हमारे पास थ्योरेटिकली साबित कर दी। वो जो थ्योरी हम साबित करते रहते हैं न्यूमेरिकल्स के अंदर, जो आंसर्स आते हैं, दे ऑल आर थ्योरेटिकल यील्ड। इनका कोई ताल्लुक प्रैक्टिकल यील्ड से नहीं होता, सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। मिसाल के तौर पे ए से अगर सी बन रहा है, तो भाई अगर आप ए ले रहे हैं 20 ग्राम, तो सी आपके पास बनेगा मिसाल के तौर पे 15 ग्राम। और एक और रिएक्शन है, उसमें मैंने कैलकुलेशन करके बताया कि ए से डी बनाना है, तो इसके अंदर जो हमारे पास 20 ग्राम लेंगे, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारे पास कितना बन जाएगा, 18 ग्राम बन जाएगा। इसका मतलब ये तमाम बातें हमारे पास सिर्फ इस बात तक ही रुक गई हैं कि एक जनरल नॉलेज पता चल गई है, एक नॉलेज है हमारे पास जो हमने थ्योरी की बेसिस के ऊपर कैलकुलेट करी हुई है। अगेन याद रखिएगा, इसका ताल्लुक प्रैक्टिकली नहीं है। प्रैक्टिकल यील्ड इज समथिंग एल्स। वो क्या चीज़ होती है, वो ये चीज़ है कि द एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विच इज़ फॉर्म्ड इन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड प्रैक्टिकल और एक्चुअल यील्ड। इस पहली बात हम इसको प्रैक्टिकल यील्ड भी बोलते हैं, दूसरी बात हम इसको एक्चुअल यील्ड भी कहते हैं। प्रैक्टिकल यील्ड या एक्चुअल यील्ड के अंदर एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये वो अमाउंट है जो कैसे पता चलेगी, जिसका सारा का सारा रिलेशनशिप किससे पता चल रहा है, एक्सपेरिमेंट से पता चल रहा है। तो एक्सपेरिमेंट इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर हमारे पास एक्सपेरिमेंटल नॉलेज है किसी पर्टिकुलर चीज़ की, तो इसका मतलब वही हमारे पास प्रैक्टिकल या एक्चुअल यील्ड है। यानी मैंने बता दिया था कि भाई एक केमिकल है ए, दूसरा केमिकल है बी, उसको मिला के मैं बना दूंगा सी। अब मैं बनाऊंगा तो पता चलेगा, तो जब हम बना रहे हैं इसको किसी प्रैक्टिकल तरीके से, तो जो हमारे पास यील्ड आ रही है, जो चीज़ आ रही है, उसका पता चल रहा है कि भाई ये चीज़ हमारे पास एक्चुअल यील्ड में आ रही है, ये चीज़ हमारे पास प्रैक्टिकल यील्ड में आ रही है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है इस एतबार से कि केमिस्ट्री में इसकी बड़ी अहमियत है, बड़ी हैसियत है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड बुनियादी तौर पे एफिशिएंसी है किसी भी केमिकल प्रोसेस की, जिसको हम जज करते हैं। इसकी जजमेंट ऐसी है कि ये रेशो होता है प्रैक्टिकल यील्ड टू द थ्योरेटिकल यील्ड, यानी प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल यील्ड के दरमियान में एक रेशो निकाल लेते हैं, उससे हमारे पास परसेंटेज यील्ड की वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है।
अगर हम इसके फॉर्मूले की तरफ जाते हैं स्टूडेंट, तो हमारे पास जिसका फॉर्मूला है वो कहता है कि एक्चुअल यील्ड जो भी हमारे पास आई है, जिसको हम प्रैक्टिकल यील्ड भी कह रहे हैं, इसको हम प्रैक्टिकल भी लिख सकते हैं, इसको अगर हम डिवाइड कर दें थ्योरेटिकल यील्ड से और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या कहलाएगा, परसेंटेज यील्ड कहलाएगा। इससे ये पता चल जाता है कौन से प्रोसेस या कौन से केमिकल रिएक्शन की एफिशिएंसी कितनी ज़्यादा है, कितनी कम है। तो बड़ी आसान हो जाती है कैलकुलेशन हमारे लिए, फिजिबिलिटी बढ़ जाती है। थोड़ा न्यूमेरिकल एस्पेक्ट के ऊपर आएंगे, वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे तो हमें और अंदाज़ा हो जाएगा कि हम क्या बातें बताना चाह रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये बात याद रखिएगा कि थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल यील्ड में बहुत फ़र्क है। जैसे बातें करने में और काम करने में बड़ा फ़र्क होता है। बातें करना तो बहुत आसान है आम लाइफ में, जब प्रैक्टिकली आएंगे, अप्रोचेस अप्लाई होंगी, मेथड्स अप्लाई होंगे, दे आर वेरी डिफ़िकल्ट। तो इसलिए हम अपने स्टूडेंट्स को अक्सर क्लासेस में भी ये सिखाते हैं कि बेटा थ्योरेटिकल यील्ड और प्रैक्टिकल यील्ड में फ़र्क है। क्या फ़र्क है? 4 मेजर फ़र्क डिफाइन हुए हैं, 4 से ज़्यादा ही हैं, लेकिन मैं आपको 4 ही उस तरह से एक्सप्लेन करूँगा जैसे किताब में मौजूद है, जैसे आपकी बुक आपको कहती है, यू कैन गो थ्रू दैट। पहली तो बात ये है कि मेरा दावा है ना कि ए और बी रिएक्ट हो रहे हैं और सी बन रहा है, क्या पता बी थोड़ा ना रिएक्ट हुआ, कंप्लीटली कंज्यूम ही ना हुआ हो, सम रिएक्टेंट जो हैं वो रिएक्ट ही ना करें हो, तो ये तो एक प्रॉब्लम क्रिएटर बात है। तो इसका मतलब है ये चीज़ हमें देखनी पड़ती है कि हमारे पास कौन सी चीज़ मौजूद है, कौन सी चीज़ मौजूद नहीं है, कितना रिएक्टेंट मौजूद है। ऐसा तो नहीं है कि हम सोच रहे थे कि रिएक्शन हो गया और बाद में पता चला कि रिएक्शन नहीं हुआ। दूसरी बात, द रिएक्टेंट मे फॉर्म एनी साइड प्रोडक्ट, इट इज़ पॉसिबल कि कुछ साइड प्रोडक्ट बन जाए। सर साइड प्रोडक्ट डिफाइन करें, बहुत आसान है। लेट सपोज आपके पास कार्बन है, आपके पास ऑक्सीजन है, रिएक्शन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, लेकिन साइड में कार्बन मोनोऑक्साइड अगर तैयार हो गया तो हो सकता है लेस ऑक्सीजन की सप्लाई होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्जन हो जाएगी। हमें क्या पता साइड प्रोडक्ट बन रहा है या नहीं बन रहा। तो डैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमारे पास साइड प्रोडक्ट भी बन सकता है, इट डिपेंड्स। ठीक हो गया, हम आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, देयर में अकर रिवर्सिबल रिएक्शन, क्या पता रिएक्शन में कोई रिवर्सिबिलिटी का फैक्टर आ गया हो। यानी दावा तो इस बात पे है कि रिएक्टेंट ए और बी रिएक्ट कर रहे हैं और सी बन रहा है, क्या पता रिवर्स पर डायरेक्शन भी स्टार्ट हो जाए, थोड़ा बहुत रिवर्स हो बाद में कम्प्लीटली रिवर्सिबल पे चला जाए। तो ये भी एक बड़ा मसला क्रिएट हो सकता है कि हमारे पास रिवर्सिबिलिटी आ जाए। एक और बड़ा मसला ये है कि देयर में बी लॉस सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट का लॉस हो जाता है ड्यू टू द फिज़िकल प्रोसेस। हमारे पास फिज़िकल प्रोसेस होते हैं जैसे डिस्टिलेशन है, फिल्ट्रेशन है, क्रिस्टलाइजेशन है, वॉशिंग है। क्योंकि बेटा याद रखिएगा जब आप प्रोडक्ट बना रहे हैं ना, यू आर फोकस्ड ऑन प्योरिटी, प्रोडक्ट इज़ प्योरिटी। प्योरिटी नहीं है तो उस प्रोडक्ट का फ़ायदा क्या है, हमारा टाइम ज़ाया हुआ है। तो केमिस्ट्री में टाइम बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, दुनिया में वैसे भी टाइम इंपॉर्टेंट चीज़ है, केमिस्ट्री में तो ख़ास तौर पे आपने एक प्रोसेस किया, कोई प्रोडक्ट निकल आया, ए और बी आपने रिएक्ट करवाया, कोई एक प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, पता चला इसको फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से गुजारेंगे तब प्योर प्रोडक्ट बनेगा। तो फिल्ट्रेशन के अंदर आएगा तो जाहिर है ये एक प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर बात आ गई है। तो प्रैक्टिकली तभी हमारे पास अमाउंट क्या होने लग जाती है, कम होने लग जाती है। जाहिर है जितना मैं थ्योरेटिकली कैलकुलेट करूँगा, ऑलवेज प्रैक्टिकली जो बनाया जाएगा कम ही बनेगा। ये उसूल समझ लें, हिफ्ज़ कर लें, याद कर लें। तो ये 4 बातें आ गई हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट। हमें पता चल गया कि इनमें से कोई मसले हो सकते हैं। अच्छा, डिस्टिलेशन क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट पे सेपरेट कर रहे होते हैं पर्टिकुलर सब्सटेंसेस को, क्रिस्टलाइजेशन हो सकती है, वॉशिंग हो सकती है, कोई भी प्रोसेस अप्लाई हो सकता है जिसकी वजह से ये तमाम डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं। अब हम आते हैं इनके कुछ पर्टिकुलर न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स की तरफ और अब हम उनको समझने की कोशिश करेंगे कि वो कैसे डिफ़ाइन होते हैं हमारे पास। अब स्टूडेंट हम मूव करते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। तो न्यूमेरिकल को हम सबसे पहले अंडरस्टैंड करेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है, द रिएक्शन ऑफ अ कैल्शियम कार्बोनेट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ गिवन एज। हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन दिया गया। कहता है कि हमारे पास इफ़ ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, 50 ग्राम दिया गया है कैल्शियम कार्बोनेट का, is reacted with the excess of hydrochloric acid or 14.52 gram of carbon dioxide gas is liberated. Calculate the theoretical and percentage yield of carbon dioxide gas. हमें theoretical yield निकालनी है, percentage yield निकालनी है। अब हम मूव करते हैं कि हम सवाल की तरफ, सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे। तो बहुत आसान सी बात है, हम सवाल को ऐसे सॉल्व करते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है पहले उसको लिख लें। 50 ग्राम दिया गया है तो मैं यहाँ लिख दूंगा मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का मास दिया गया है 50 ग्राम।
उसके बाद हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का एक अपना मास दिया गया जिसको मैं बोल रहा हूँ एक्चुअल यील्ड, या आप इसको प्रैक्टिकल यील्ड भी कह सकते हैं, एक ही बात है। और ये हमारे पास दिए गए 14.52 ग्राम। रिक्वायर्ड क्या है, दो चीज़ें रिक्वायर्ड है, एक हमें परसेंटेज यील्ड रिक्वायर्ड है और दूसरी चीज़ थ्योरेटिकल यील्ड रिक्वायर्ड है। थ्योरेटिकल यील्ड का मतलब क्या है, ये जो लफ्ज़ थ्योरेटिकल यील्ड है इसका मतलब वो मास ही है, यानी थ्योरेटिकल यील्ड, इसको ब्रैकेट में कर दें, मास ऑफ CO2 रिक्वायर्ड है हमें। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम इसके सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। सबसे पहला काम इक्वेशन लिखनी होगी। अब इसको हम सोल्यूशन में करते हैं, सबसे पहले काम हमें इक्वेशन के थ्रू और आगे मोल कंपैरिजन, मोल्स, बहुत सारी चीज़ें सॉल्व करनी है। ज़ाहिर है स्टेप वाइज लेके चलेंगे सारे मामलात को। सबसे पहला स्टेप तो है मोल्स निकाल लें। अब और से देखें, कैल्शियम कार्बोनेट के मोल्स निकाल लें। कैल्शियम कार्बोनेट किसके बराबर होगा, ज़ाहिर है मोल्स निकाल लें, तो मोल्स बराबर होते हैं मास अपॉन मोलर मास के। मास हमारे पास दिया गया 50 और इसको हम डिवाइड किससे करेंगे, 100 से, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास 100 होता है। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 0.5 मोल आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसको हमने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया, इसको मोल्स कैलकुलेट कर दिया। सर अगर इसमें स्टेप बना के कर लें, स्टेप बना के कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन हम इसको ज़्यादा फोकस इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमें आगे सवाल को भी बहुत अच्छी तरीके से देखना है। तो 0.5 मोल्स आ गए किसके, कैल्शियम कार्बोनेट के। अब है असल चीज़ कंपैरिजन। अच्छा, मोल कंपैरिजन कैसे होता है, ये हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट, इसका हमने रिएक्शन करवाया HCl के साथ। तो जैसे ही हमने इसका रिएक्शन HCl के साथ करवाया, हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, H2O आ गया। अब क्या होगा हमारे पास, आप देख सकते हैं अगर मैं इसको जनरलाइज वे में सॉल्व करूं तो मेरे पास 1 मोल है कैल्शियम कार्बोनेट का। मैं पेन का कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको और कन्वीनियंसी हो। 1 मोल है मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट का, तो मेरे पास कितने मोल बन रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, 1 मोल्स बन रहे हैं। तो अगर मेरे पास इसके 0.5 मोल्स होंगे तो इसके मोल्स भी कितने बनेंगे, 0.5 मोल्स बनेंगे, क्योंकि तमाम रिएक्शंस, तमाम चीज़ें सेम रेशियोज और प्रोपोर्शंस पे होती हैं। तो अब मैं सिंपल ये लिखूँगा कि 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, अगर मेरे पास 1 मोल है कैल्शियम कार्बोनेट का, तो हम आज इसको इसी तरीके से लिख सकते हैं कि 1 मोल गिव, प्रोड्यूस, जो भी आपको वर्ड अच्छा लगे, गिव 1 मोल ऑफ CO2। अब अगर हमारे पास इसके 0.5 मोल्स हैं तो डेफिनेटली कार्बन डाइऑक्साइड के भी कितने मोल्स होंगे, 0.5 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिव, ये कितने मोल्स देगा, ये 0.5 मोल्स देगा बिकॉज ऑफ द सेम प्रोपोर्शन। तो कार्बन डाइऑक्साइड के भी 0.5 मोल्स आ गए और कार्बन डाइऑक्साइड के भी 0.5 मोल्स आ गए, मोल्स बराबर हो गए। पता चल गया हमें क्या निकालना है, थ्योरेटिकल यील्ड निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, गौर से देखें। मास मालूम करेंगे CO2 का, नंबर ऑफ मोल किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स बराबर होते हैं मास अपॉन मोलर मास के। मोल्स अभी आपके सामने कैलकुलेट हुए 0.5, मास निकालना है। कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास होता है 44। कैसे निकालते हैं, जैसे ये CO2 है, कार्बन प्लस 2 ऑक्सीजन, कार्बन का मास है 12, ऑक्सीजन का मास है 16, सॉल्व करेंगे 44 आ जाएगा। सिमिलरली मैंने कैल्शियम कार्बोनेट का जो कैलकुलेट किया था वो भी इसी तरीके से किया था, कैल्शियम प्लस कार्बन प्लस 3 ऑक्सीजन, कैल्शियम है 40, कार्बन है 12, ऑक्सीजन है 16, सॉल्व करेंगे 100 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, ये मास हमें निकालना है, तो मास कैसे निकलेगा, ये जो 44 है ये डिवाइड हो रहा है तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। मास इज इक्वल्स टू 0.5 मल्टीप्लाई बाय 44, तो मास इज इक्वल्स टू 22 ग्राम। ये जो मास हमने कैलकुलेट किया है ये बुनियादी तौर पे क्या चीज़ है, दिस इज़ नोन एज थ्योरेटिकल यील्ड। ये हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड कैलकुलेट हो गया। अब क्या करना है, मास आ गया, थ्योरेटिकल यील्ड, इसके बाद जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है प्रैक्टिकल यील्ड कैलकुलेट करना है। अच्छा, प्रैक्टिकल यील्ड तो कैलकुलेट हुआ हुआ है सर, दिस वन बिल्कुल ठीक कैलकुलेट हुआ हुआ है। तो अब हम किसकी तरफ मूव करेंगे, परसेंटेज यील्ड की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि अगली चीज़ हमें वही कैलकुलेट करनी है। तो परसेंटेज यील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे, ज़ाहिर है जो हमारे पास फॉर्मूला है परसेंटेज यील्ड का जो कि हमने आपको पढ़ाया है उसको हम लिखेंगे। तो परसेंटेज यील्ड हमारे पास किसके बराबर होती है, जो भी हमारे पास एक्चुअल यील्ड होती है, या प्रैक्टिकल यील्ड लिख लें। मैं अक्सर एक्चुअल यील्ड का वर्ड इस्तेमाल करता हूँ, किताब में प्रैक्टिकल यील्ड दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। तो एक्चुअल यील्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। अब ज़रा गौर से देखें, एक्चुअल यील्ड क्या दिया गया आपको, एक्चुअल यील्ड दिया गया 14.52।
थ्योरेटिकल यील्ड कितना आया 22 मल्टीप्लाई बाय 100। तो जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास जो है वो परसेंटेज यील्ड आ जाएगी, यानी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज हमें पता चल जाएगा कि टोटल कितना हमारे पास जो डिफरेंस है वो क्रिएट हुआ है। तो हम इसको आसान कर देते हैं स्टूडेंट्स के लिए कि जो भी एक्चुअल यील्ड की वैल्यूज़ हैं हम वो लिख लेते हैं। जो भी हमारे पास एक्चुअल यील्ड की वैल्यूज़ हैं हम वो लिखेंगे 14.52 डिवाइड बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 100। तो हम देखेंगे हमारे पास 66% जो है वो वैल्यूज़ क्या आ गई हैं, क्लियर वैल्यूज़ आ गई हैं। पता चल गया है कि ये हमारे पास परसेंटेज यील्ड की वैल्यू है। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, कहते हैं अंडर हाई प्रेशर मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है हाई प्रेशर के दौरान। कहता है 4 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ O2 टू प्रोड्यूस 4.24 ग्राम ऑफ MgO। 4.24 ग्राम MgO प्रोड्यूस हो रहा है। कहते हैं परसेंटेज यील्ड बताएं MgO की। तो ये वाली जो चीज़ बताई हुई है ना, दिस मास, ये एक्चुअल प्रैक्टिस में एक्चुअल यील्ड है, ठीक है। और हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा इसका, फिर मैं जाके इसकी परसेंटेज यील्ड को मालूम कर सकूँगा। थोड़ा सवाल देख लेते हैं, आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहली तो बात ये कि हम डेटा में जाएंगे, गिवन लिखेंगे। गिवन हमें दिया गया 4 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, तो हम सिंपल लिखेंगे मास ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का जो मास हमें दिया गया है वो कितना दिया गया है, 4 ग्राम दिया गया। रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ O2 टू प्रोड्यूस 4.24 ग्राम ऑफ MgO। हमारे पास जो एक्चुअल यील्ड दिया गया है इस क्वेश्चन के अंदर वो हमें दिया गया है 4.24 ग्राम ऑफ MgO। हमें क्या मालूम करना है, हमें कह रहा है कि आप परसेंटेज यील्ड को कैलकुलेट करके दिखा दें, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। लेकिन रिक्वायरमेंट के लिए मसला ये है कि थ्योरेटिकल यील्ड भी चाहिए। बोल देता तो करना ही था, नहीं भी लिखा हुआ तब भी आपको फाइंड आउट तो अल्टीमेटली करना पड़ेगा। अब ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो अब आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहला काम तो मोल्स मालूम करने। किसके मोल्स मालूम होंगे, मैग्नीशियम के। मैग्नीशियम का मास दिया हुआ है 4 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास होता है 24, या इसको आप एटॉमिक मास कह लें, ये होता है 24। तो जैसे ही हम सॉल्व करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 0.1667 मोल्स। 0.1667 मोल्स हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, मैग्नीशियम के मोल्स की। अब हम जाते हैं मोल कंपैरिजन मेथड की तरफ। इसमें क्या होता है, अगर आप गौर से देखें तो 2 मोल्स हैं मैग्नीशियम के और 2 मोल हैं MgO के। तो इसका मतलब मैं सिंपल ये बात लिख सकता हूँ कि 2 मोल्स ऑफ Mg प्रोड्यूस, अगर 2 मोल मैग्नीशियम के तो वो कितना प्रोड्यूस करेंगे, 2 मोल्स ऑफ MgO। 2 मोल्स प्रोड्यूस करेंगे MgO के। अगर मेरे पास 1 मोल है, 1 मोल ऑफ Mg प्रोड्यूस, 1 मोल ऑफ Mg कितना प्रोड्यूस करेगा, ये जो 2 है ये डिवाइड हो जाएगा, यूनिटरी मेथड अप्लाई हो रहा है। मोल्स ऑफ MgO, हमारे पास कितने मोल्स दिए गए हैं, हमारे पास 0.1667 मोल्स ऑफ Mg दिए गए हैं। वो कितना प्रोड्यूस करेगा, गिव्स लिख दें, जो भी वर्ड आप लिखना चाहें इसको लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 0.1667 ऑफ MgO। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर आएगा 0.1667 मोल्स ऑफ MgO। आप देख सकते हैं आपके पास मैग्नीशियम ऑक्साइड के मोल्स आ गए। मैग्नीशियम ऑक्साइड के जो हमारे पास मोल्स आ गए, तो इसके बाद अगला स्टेप हम क्या करेंगे, तो इसका जो अगला स्टेप है वो हम मास मालूम करेंगे। मास कैसे मालूम करेंगे, मोल से ही मालूम करेंगे। मोल इज इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास। अब मोल्स की वैल्यू 0.1667, मास हमें निकालना है, मॉलिक्यूलर मास MgO का कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे, बहुत आसान है, Mg प्लस ऑक्सीजन। Mg हमारे पास है 24, ऑक्सीजन की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 16। तो जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 40। ये जो 40 आया ये मॉलिक्यूलर मास आया, इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे तो मास किसके बराबर आएगा, 0.1667 मल्टीप्लाई बाय 40। तो हमारे पास जो मास है उसकी वैल्यू आ जाएगी, जैसे हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 0.1667 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा मास 6.668। और ये जो वैल्यू आई है हमारे पास, ये हमारे पास कौन सी यील्ड है, दिस इज़ नोन एज थ्योरेटिकल यील्ड।
तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट, ये हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड की वैल्यू आ गई है 6.668 और ये 4.24 ग्राम MgO का ये हमारे पास प्रैक्टिकल यील्ड है, ये एक्चुअल यील्ड है। अगला पार्ट यही करना है, हमें परसेंटेज यील्ड निकालनी है। परसेंटेज यील्ड हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम आपको ऑलरेडी फॉर्मूला बता चुके हैं कि जो भी हमारे पास प्रैक्टिकल वैल्यू होती है उसको हम ऊपर रखते हैं, उसको डिवाइड करवा देते हैं थ्योरेटिकल वैल्यू से। तो इधर मैं लिख देता हूँ कि जो भी हमारे पास एक्चुअल यील्ड है उसको हम डिवाइड करवाएंगे किससे, थ्योरेटिकल यील्ड से। तो एक्चुअल यील्ड को हमने डिवाइड करवा दिया थ्योरेटिकल यील्ड से, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया। अब ये जो हमारे पास एक्चुअल यील्ड की वैल्यू है वो क्या दी गई है, वो हमारे पास सवाल में दी गई है 4.24 और जो थ्योरेटिकल यील्ड है जो भी अभी हमने कैलकुलेट किया 6.668 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। तो जैसे ही हम इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे हमारे पास परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट हो जाएगी। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। जो भी हमारे पास वैल्यू दी गई है 4.24 डिवाइडेड बाय 6.668 और जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हम ये कहेंगे 63.5% जो है वो हमारे पास परसेंटेज यील्ड की वैल्यू आ गई है। तो यहाँ तक हमारे पास परसेंटेज यील्ड का न्यूमेरिकल जो है वो हो जाते हैं ख़त्म। अच्छा, अब इसके बाद क्या है, इसके बाद स्टूडेंट हमने आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिकल्स न्यूमेरिकल्स हैं जो आपके लिए दिए हैं ताकि आप इसको सॉल्व करें और ये टॉपिक आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। थैंक यू। हाँ भाई, वीडियो देख ली, नोट्स बना लिए। अब इस टॉपिक और बाकी टॉपिक्स, पास पेपर्स, इन सब चीजों के MCQs के लिए फौरन छा जाओ ऐप डाउनलोड करो। जल्दी करो और छा जाओ।